अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है आपके पास फिज़िक्स का डायनेमिक्स। सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का हवाला दूं तो उसमें आप लोगों ने काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों जो हैं वो मैकेनिक्स की ब्रांचेज़ हैं। काइनेमेटिक्स आपके पास मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो पीछे आप लोगों ने पढ़ी, जिसमें आप लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आप काज के बारे में नहीं पढ़ते विदाउट डिस्कसिंग काज। लेकिन डायनेमिक्स आपके पास वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें आप लोग मोशन ऑफ बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं अलॉन्ग विद द काज ऑफ मोशन, कि मोशन आपके पास क्यों हो रही है, मोशन की वजह क्या है। तो मोशन की वजह जो है वो फोर्स है। डायनेमिक्स को इसका ओरिजिन देखा जाए तो डायनेमिक्स को डिराइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड से, और ये डायनेमिक्स जो है ये फोर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, काज ऑफ मोशन आपके पास क्या है, फोर्स। तो फोर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है विच मूव्स और टेंड्स टू मूव्स अ बॉडी, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप्स अ मूविंग बॉडी। यानी फोर्स वो कुव्वत या वो ताकत है जिसको लगाकर आप एक रुकी हुई चीज़ों को चलाते हैं और चलती हुई चीज़ों को रुकने पर मजबूर करते हैं। इसका सिंबल एफ है और यूनिट इसका आपके पास 3 तरह की यूनिट्स हैं मुख्तलिफ सिस्टम्स में। एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन है, एफ पाउंड सिस्टम में इसका यूनिट पाउंड है। और अगर आपके पास 1 किलोग्राम का मास है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उस पर जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ है आपके पास 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर इसकी टाइप्स पे आ जाएं तो इसकी 2 टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्सेज होती हैं जो दो बॉडीज़ के इंटरेक्शन की वजह से जो फिजिकली इंटरेक्ट हुई होती है उनके दरमियान में जो फोर्सेज होती हैं वो आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी बुक को होल्ड किया हुआ है, आपका हाथ और बुक जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में, और उन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आ रही है। इसकी एग्जाम्पल आप लोग लेते हैं फोर्स अप्लाइंग ऑन अ ब्लॉक। अगर आपके पास एक ब्लॉक है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है तो उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और ज़मीन उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रही है, जबकि ज़मीन उसके साथ रगड़ की कुव्वत भी लगा रही है। तो ये सारी फोर्सेज जो हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो इस एग्जांपल को आप लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेज के तौर पे ले सकते हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं जिनमें बॉडीज़ आपके पास या ऑब्जेक्ट्स आपके पास फिजिकली इंटरेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जिस तरह आपने कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने नीचे फेंका है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर इंटरेक्ट तो नहीं करी, वो एक डिस्टेंस के साथ लग रही है, अटैच तो नहीं है उसके साथ। इस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस के इर्द गिर्द फोर्स लग रही होती है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स उस वो भी डिस्टेंस में लग रही होती है, वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं होती। मैग्नेटिक फोर्स एक मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फोर्स लग रही होती है वो भी डिस्टेंस में लग रही होती है, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन, आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट था जो 1642 में पैदा हुआ और 1727 में वो उसकी डेथ होगी। तो वो इंग्लैंड में पैदा हुआ। न्यूटन का हवाला दें तो न्यूटन आपके पास एक साइंटिस्ट है। एक दफ़ा वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो दरख्त से सेब नीचे गिरा, तो उसने कहा कि ये राइट साइड पे क्यों नहीं गया, लेफ्ट साइड। न्यूटन एक साइंटिस्ट था जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, अचानक से एप्पल नीचे गिरा तो उसने कहा ये राइट साइड पे क्यों नहीं गया, लेफ़्ट पे क्यों नहीं गया, ये डाउनवर्ड ही क्यों आया है। तो फिर उसने इस पर तहकीक की तो उसे पता चला कि ज़मीन में एक कशिश की कुव्वत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो इस फोर्स को ले कर उसने कहा कि फ़ोर्स जो है वो मोशन की काज है। जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो उसने इस फोर्स को लेकर जो है न्यूटन्स के लॉज पेश किए। सबसे पहले उसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी साकिन हालत में है तो वो उस वक्त तक साकिन हालत में रहेगी जब तक हम उस पर बैरूनी क़ुव्वत लाकर उसे हरकत में न लाएं, और अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है तो वो उस वक्त तक हरकत करती रहेगी जब तक हम उस पर बैरूनी क़ुव्वत लगाकर उसे साकिन हालत में लाएं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। ज़ाहिर है जब कोई बॉडी रेस्ट पर होगी, अगर रेस्ट की बात करें तो उस पर नेट फोर्स जीरो लग रही है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी उसमें क्या होगी, जीरो होगी। तो फर्स्ट लॉ के 2 पार्ट्स हैं, या तो बॉडी दोनों पार्ट्स को हम लोग इस फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे, उन बॉडीज़ के लिए जो कि रेस्ट पे होती हैं या उन बॉडीज़ के लिए जो कि मोशन में होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन बॉडीज़ की जो कि रेस्ट पे होती हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट स्टेट्स दैट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी साकिन हालत में है तो उस वक्त तक साकिन हालत में रहेगी जब तक हम उस पर कुव्वत लगाकर उसे हरकत में ना लाएं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कमरे में चेयर पड़ी हुई है तो वो उस वक्त तक रेस्ट पे पड़ी हुई है और उस वक्त तक रेस्ट में पड़ेगी जब तक हम उसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर ना जाएं। फिर हम बात करते हैं बॉडीज़ इन मोशन की, यानी सेकंड पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि बॉडी जब हरकत कर रही होगी तो वो अपनी हरकत को बरकरार रखेगी जब तक हम उस पर बैरूनी क़ुव्वत लगाकर
उसे साकिन हालत में ना लाएं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास बॉल है, वो जो रोल कर रही है ज़मीन के ऊपर, अचानक से उसकी मोशन जो है हवा की रेजिस्टेंस की फ़ोर्स की वजह से या फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से ज़मीन के साथ वो रुक जाती है, तो वो भी एक फ़ोर्स ही इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले बॉडी वो बॉल जो है वो मूव कर रही थी, रोल हो रही थी, अचानक इन फोर्सेस ने जो है वो उसको क्या कर दिया, स्टॉप करा दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? जमूद का कानून। इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की जो अपने बिहेवियर के अंदर चेंज आने से रोके। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि इनर्शिया के कानून को ओबे ना करती हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है। हम खुद उसकी बिहेवियर में चेंज लाकर उसकी स्टेट को तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एप्रिकॉट्स का ट्री है, तो एप्रिकॉट्स लगी हैं तो वो रेस्ट में रहना चाहती हैं, हम खुद उस पर फोर्स लगा के एप्रिकॉट्स को नीचे लेके आते हैं। इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, इसका यूनिट केजी है, मास पे। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें लार्ज फोर्स ज़रूरत होगी उस बॉडी को हरकत से मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। जिस तरह एग्जांपल यहाँ पे एक कार और ट्रक की दी हुई है, तो वो कह रहा है कि कार का जो है वो स्मॉल इनर्शिया है एज़ कम्पेयर टू ट्रक, क्योंकि कार का मास कम है, ट्रक का मास ज़्यादा है। ट्रक के लिए आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी उसको स्टॉप या मूव करवाने के लिए, जबकि कार के लिए आपको कम फोर्स की ज़रूरत होगी। इनर्शिया को आप फील भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी चलती है तो अचानक क्या होता है कि गाड़ी आगे की तरफ एक्सलेट होती है तो आप पीछे की तरफ आपको झटका लगता है। वो क्यों? क्योंकि आप रेस्ट पर रहना चाहते हैं इनर्शिया की वजह से। लेकिन गाड़ी जो है वो मोशन करती है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है और वो आपकी पोजीशन को रेजिस्ट करती है, और आप उसकी पोजीशन को रेजिस्ट करते हुए क्या होता है, आगे की तरफ वो जो है इनर्शिया की वजह से आपको झटका लगता है। उसके बाद बाद आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी पर कुव्वत लगाते हैं तो उसमें क्या पैदा होती है, इसरा पैदा होती है, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जो कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जांपल जब तक आप किसी चीज़ पे फोर्स नहीं लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके अंदर उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा फोर्स के साथ। अगर फोर्स आप किसी बॉडी पर ज़्यादा लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, फोर्स कम लगाओगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एक्सेलरेशन और मास का वो क्या कहता है, इन्वर्स रिलेशन है। किसी चीज़ का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। इन्वर्स रिलेशन में जब एक क्वांटिटी ज़्यादा होती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है, एक कम होती है दूसरी चीज़ क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। दोनों इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को आप कांस्टेंट में और इक्वलिटी में चेंज करोगे तो इक्वल टू का साइन लगेगा, कांस्टेंट के लिए आप के लगाओगे एफ बाई एम। कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 1 होती है, जब 1 को यहाँ पर पुट करोगे तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1 होता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एफ इज इक्वल टू एम है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। एम मास, ए एक्सेलरेशन और एफ आपके पास क्या है, फोर्स। यानी इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी बॉडी जिसका कोई मास होता है अगर उस पर आप फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, जो कि कुव्वत के फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन के साथ उसका होगा और मास के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा उस एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ये है कि हर अमल का रद्द अमल होता है जो मिकदार में एक जैसा लेकिन सिम्त में मुख्तलिफ होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास, आप दीवार पर एक बॉल फेंकते हो, वो आपका क्या है, एक्शन है। एज अ रिज़ल्ट दीवार जो है उस पर फोर्स लगाकर रिएक्शन के तौर पे बॉल को दोबारा आपकी तरफ बाउंस बैक करती है, तो वो क्या है, रिएक्शन है, जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो देखें आपके पास अगर एक बॉल है और वो आप उसकी वो ए पोजीशन पर है, ठीक है, और जो दूसरी बॉल है तो वो बी पोजीशन पर है। जब ए को आप बी पे लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो वो बॉल जो है दीवार पर एक्शन की जिस तरह मैंने आपको बॉल और दीवार की एग्जांपल दी, तो मैथमेटिकली ऐसा है कि जब आप बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो वो आपके पास एक्शन हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट दीवार आप बॉल को दोबारा बाउंस बैक करके आपकी तरफ भेजती है, तो वो एज अ रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब एफ ए बी इज़ इक्वल टू माइनस एफ बी ए है, यानी जब आपने दीवार पर बॉल फेंकी तो आपने ए फोर्स लगाई बी पोजीशन पर, यानी दीवार की बी पोजीशन है, और दीवार ने दोबारा जो है उसी बॉल को आपकी तरफ बाउंस बैक किया तो फोर्स लगी बी बॉडी के तहत
ए बॉडी पर। और नेगेटिव साइन इसलिए इस्तेमाल होता है ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। फिर इसकी आप मुख्तलिफ एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि आप ज़मीन पर चलते हैं तो ज़मीन को आप पीछे की तरफ धकेलते हैं, ये आपका एक्शन है, और एज अ रिज़ल्ट ज़मीन आपको आगे की तरफ भेजती है, ये उसका रिएक्शन है। तो और लेकिन डायरेक्शन इन दोनों की क्या है, चेंज है। जिस तरह बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं तो वो हवा को अपने परों से पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो एक्शन है, और एज अ रिज़ल्ट हवाओं ने आगे की तरफ धकेलती है, वो क्या है, रिएक्शन है, जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन है। यानी एक्शन और रिएक्शन जो है वो हमेशा आपके पास पेयर में एक्ट करते हैं, दो बॉडीज़ के दरमियान एक्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। अगर कोई फॉर एग्जांपल इसकी ये एग्जांपल ले सकते हैं, अगर रॉकेट हवा में जाता है तो रॉकेट से हॉट गैसेस बाहर की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं, वो आपके पास क्या है, एक्शन। एज अ रिज़ल्ट रिएक्शन में रॉकेट आगे जाता है, वो क्या है, रिएक्शन, जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हर अमल का रद्द अमल होता है जो कि मकदार में एक जैसा होता है और सिम में मुख्तलिफ होता है।